अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये 10th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंटिन्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए थे जो कि बचे रह गए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ना कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे कि क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हर जगह सही नहीं सेट होती है, बाकी इसके बाद क्यों दूसरी थ्योरी की रिक्वायरमेंट्स पड़ी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बताया था कि इस थ्योरी का अगर हम वन वर्ड में समझें तो हम इससे कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में और उसके साथ साथ हम उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री या उसका मैग्नेटिक नेचर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड हो तो हम उससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हम उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, साथ ही साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन हमको पता चल जा रही थी तो हम उससे जो है उसकी ज्योमेट्री निकाल ले रहे थे। ज्योमेट्री निकालने के बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करके हम उससे मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते थे। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। साथ ही साथ हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड किए थे जिसमें हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वगैरह भी कैलकुलेट किया था और एक जनरलाइजेशन क्रिएट किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं सब्सटेंस जो है वो डायामैग्नेटिक है तो वो कलरलेस होगा और अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी रह गए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आप उसको नोट भी करते चलिएगा क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड आता है कोबाल्ट ऑक्सिलेट। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सिलेट लगा हुआ है और इस पर 3- नेट चार्ज है। ठीक है, हम इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमको मिलता है D2sp3 और इसका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। आप इसको चाहे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकाल सकते हैं एक एक चीज़ करके। जैसे इसको कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सारी निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमको इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सब पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसकी ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर साइड है। ठीक, ये इसकी क्या है, डोनर साइड है। हमने एक बात बताई थी कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर डोनर साइड होती है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बोलते हैं, मगर यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन होने का मतलब ये जो ऑक्सिलेटो है ये कैसा लिगेंड होगा, ये वीक लिगेंड होगा। ठीक है, ये कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा। लेकिन ऐसा नोटिस किया गया कि जो ऑक्सिलेटो होता है, यानी इस पर 2- चार्ज हम दिखा देते हैं, ये जो है कोबाल्ट के साथ और क्रोमियम के साथ, ठीक है, और कोबाल्ट के साथ और क्रोमियम के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऑक्सिलेटो जो है कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ, यानी अगर हमारे पास यहाँ क्रोमियम हो या फिर कोबाल्ट हो तो ये जो ऑक्सिलेटो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। ये कैसा लिगेंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। और फिर हमको वही होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो हमारे पास अलग नेचर शो होने लगेगा। तो ध्यान रखना है, ऑक्सिलेटो है तो वैसे वीक लिगेंड, मगर कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की, इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जितने भी कंपाउंड प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर गोल्ड के बनते हैं अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान से, प्लैटिनम, पैलेडियम और गोल्ड, इसके पास जो कंपाउंड बनते हैं अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री जो होगी DsP2 होगी और हमेशा स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स बनेंगे। हमेशा कैसे कंपाउंड बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। ध्यान से, प्लैटिनम, पैलेडियम और ऑरम यानी गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं हम, अगर हमारे पास जिंक, कैडमियम या मरकरी का कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा और डायामैग्नेटिक होगा। कौन कौन सा मैंने बोला, जिंक, कैडमियम और मरकरी। कैसा होगा ये, इसका हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी
और क्या याद रखने वाली बात है कि ये जो है डायामैग्नेटिक होंगे। डायामैग्नेटिक होने का एक ऑब्वियस रीज़न ये भी है कि हमने पढ़ा है इनमें जो है D10 होता है, यानी D10 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, D10 कन्फिगरेशन होती है। D10 कन्फिगरेशन होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते थे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं होते थे। और तो ये कंपाउंड कैसा बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा बनाएंगे, डायामैग्नेटिक नेचर का बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमोनिया को लेके। एमोनिया वैसे तो कैसा लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो डोनर साइट है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, यह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मगर क्रोमियम 2+ के लिए, मैंगनीज 2+ के लिए, आयरन 2+ के लिए, कोबाल्ट 2+ के लिए और निकल 2+ के लिए, इन पांचों के लिए ये जो है बिहेव करता है एज अ वीक लिगेंड। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास मेटल में क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल हो, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और सब पर +2 स्टेट हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या प्राइमरी वैलेंसी सबकी +2 है, तो यहाँ पर एमोनिया जो होगा वो एज अ वीक लिगेंड बिहेव करेगा। ठीक है, हमेशा कैसा बिहेव करेगा, वीक लिगेंड। इसके अलावा एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है लास्ट हमारी कि फ्लोरीन माइनस, ये वैसे तो वीक लिगेंड है, ठीक है, लेकिन इकलौता निकल के साथ अगर +4 स्टेट में आता है तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। जो F- है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा Ni4+ के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना था। ठीक है, हम समझते हैं कि आप इसको नोट कर रहे होंगे और इसको समझ रहे होंगे। छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, वो है कि हम कैसे जो है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी इजीली। अच्छा, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर पे 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब इनर कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी हम लोग गैस कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 3D सीरीज़ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन उसके बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जिंक। अगर हम इनके ग्रुप नंबर्स की बात करें, ध्यान से ग्रुप नंबर की बात करें, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जिंक जो होगा हमारा 12 का होगा। ठीक, हमको 2 इंपॉर्टेंट बातें पता हैं, वो ये हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स या वीक लिगेंड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन डोनर साइट होती है या हेलोजन होती है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनमें जो है कार्बन होती है या नाइट्रोजन डोनर साइट। ये डोनर साइट्स हैं जो हमको बताती हैं कि कौन सा लिगेंड किस तरह का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हेलोजेंस जो हैं वो वीक लिगेंड्स में आते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइट में आते हैं। अब इसका क्या यूज़ है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हम एक चीज़ निकालेंगे वीक लिगेंड्स के लिए कि हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर को पूरा लिख देता हूँ शॉर्टकट में नहीं। जैसे हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर को माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से या ऑक्सीडेशन नंबर से, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जिसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब इस P की जो वैल्यू होगी अगर ग्रेटर देन 3 हो रही है, P की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 3, तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब जैसे sp3d2 बनेगा। ठीक है, sp3d2, या फिर अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ रही है, 3 से कम आ रही है, 3 या 3 से कम आ रही हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ पर हमको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, D2sp3 मिलती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में भी हम सेम यही करेंगे, हम ग्रुप नंबर को माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं P, इस P की वैल्यू अगर 6 से ज़्यादा आ रही है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, यानी sp3d2 बनेगा। और अगर लेस देन इक्वल्स टू 6 आ रही है, 6 या 6 से कम आ रही है, तो इनर ऑर्बिटल बनता है, इनर ऑर्बिटल बनेगा और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। तो यहाँ से हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये देख के कि वीक लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और पी निकाल के यानी ऑक्सीडेशन नंबर को ग्रुप नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस करके वैल्यू निकालेंगे तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा पहले ही से कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है ये क्या है, sp3d2 यानी इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ से इस ट्रिक का यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब d2sp3 जो है ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर वैलिड है। देखिए d2sp3 चाहे sp3d2 हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर ही वैलिड है, क्योंकि यहीं पर जो है कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल वगैरह बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा इनर है कौन सा आउटर है। ठीक है, अब एक आध एक्सेप्शनल केस हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट एमोनिया का, जिसमें 6 एमोनिया लगे हुए हों। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछले कि जो कोबाल्ट होता है अगर उसके पास एमोनिया है तो यहाँ पर एमोनिया है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मगर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पर +2 है तो एमोनिया जो है बिहेव करेगा किसकी तरह, एमोनिया बिहेव करेगा वीक लिगेंड की तरह, क्योंकि NH3 जैसे क्या है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, लेकिन अगर कोबाल्ट 2+ के साथ आ रहा है तो वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक, एमाइन बोलते हैं इसका IUPAC में, और ऐसे एमोनिया देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम करते हैं, इस पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट ही करेंगे इसका x। अगर मान लीजिए हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो कोबाल्ट को हम x मान लेते हैं, एमोनिया पर चार्ज 0 होता है ना, एमोनिया पर चार्ज 0 होता है और उस कॉम्प्लेक्स पर नेट चार्ज +2 है। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई +2, यानी कोबाल्ट पर जो चार्ज है वो क्या है +2, यानी एमोनिया यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा, ये वैसा बिहेव करेगा वीक लिगेंड की तरह। है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मगर इस कॉम्प्लेक्स में ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो चलिए इसका हम आगे और भी चीज़ें करते हैं, जैसे इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो हमको पता है कि एमोनिया जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी 1 है और 6 लगे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए यहाँ पर। अब कोबाल्ट है नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आते इसके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसकी कन्फिगरेशन देखें तो इसका जो कोर होगा वो आर्गन होगा और इसमें होगा 4s2 3d7। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर +2 स्टेट है दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो CO2+ की अगर हम देखें तो कोर तो सेम रहेगा Ar, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s के हैं तो वो हट जाएंगे तो बचेगा 3d7। इसकी बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो 1 2 3 4 हमारे पास ये हो गए 3d7 इसमें हम बना लेते हैं। तो 1 2 गलत रूल फॉलो करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4s, उसके आगे आ जाएगा हमारे पास 4p। ज़रूरत पड़ेगी इसलिए क्योंकि 6 एमोनिया लगे हुए हैं तो 6 की जगह भी चाहिए, और हमको पता है कि वीक की तरह बिहेव कर रहा है एमोनिया। यहाँ पर एमोनिया जो है वीक की तरह बिहेव कर रहा है तो पेयरिंग करने नहीं पाएगा, तो एक एमोनिया इसमें अपने लोन पेयर्स को देगा NH3, दूसरा इसमें देगा, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। अभी भी हमारे पास 2 रह जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 रह जा रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा और आगे शिफ्ट करेंगे तो 4p के बाद हम चले जाएंगे 4p ऑर्बिटल में, 4d ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, अब टोटल मिला के 6 एमोनियाज हो गए। तो यहाँ पर जो हमको कन्फिगरेशन मिल रही है वो किसकी मिल रही है, sp3d2 मिल रही है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कन्फिगरेशन नहीं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमको जो हाइब्रिडाइजेशन मिली है वो sp3d2 है, तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, तो यहाँ से हमको ज्योमेट्री मिल गई। अब सिंपल सा तरीका ये है कि हम देखें ज़रा इसको ध्यान से, तो हम यहाँ से अब मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं, क्योंकि पेयरिंग हुई नहीं है। अब पेयरिंग हुई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हमको इसका इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए √n+2, जहाँ पर n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 + 2 कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी 3 2 5 और 15, √15 हमारे पास इसका बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, जो बार बार मैं बोल दे रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ गया √15। अब पैरामैग्नेटिक है तो हम ये बता सकते हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, ये जो होगा क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। इसके अलावा अब क्योंकि ये देखिए बाहर के d ऑर्बिटल्स इंक्लूड हुए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या इसको हम लोग
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन एक ही चीज़ को रिफ़र किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप ऐड करना चाहें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम Z में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करते हैं और प्लस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z इसके क्या होगा 27, क्योंकि कोबाल्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 to the 12 माइनस 10, तो हो जाएगा हमारे पास 37। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 हो गया। तो इस तरह से ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पर अराइज हो रहा था, जिसका एक हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर हमको क्या देखना था कि एमोनिया वैसे होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मगर कोबाल्ट 2+ के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसकी वजह से आगे चल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ड्रॉबैक्स देखना। ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, ड्रॉबैक्स में जो सबसे मेजर ड्रॉबैक्स है वो यही है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पर लो स्पिन शो कर रहे हैं, तो कहीं पर हाई स्पिन शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लें, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कोबाल्ट का ही, यही जो भी हम एग्जांपल लिया NH3 वाला, यहाँ पर 2+ है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये था कि COF6 3-, सॉरी ये 2+ नहीं है 3+ है। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ स्टेट है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स में कोबाल्ट ये भी +3 है, यहाँ पर भी ये क्या है +3 है। ठीक है, दोनों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मगर एक में जो है कोबाल्ट क्या करेगा, एक में कोबाल्ट हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये हाई स्पिन कह लीजिए या आउटर ऑर्बिटल कह लीजिए, हाई स्पिन बोल दीजिए या आउटर ऑर्बिटल बोल दीजिए, ये जो है बनेगा इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कह लीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पर एमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो फ्लोरीन है वो क्या है वीक लिगेंड। अब सवाल ये उठता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के बाद भी एक कंपाउंड में, दोनों में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, उसके बाद भी जो ये मेटल है एक जगह हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक जगह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अच्छा, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, ये हाई स्पिन नहीं, ये लो स्पिन बनेगा, ये वाला इधर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये जो होगा हमारा इस तरफ होगा और ये वाला जो है हमारा इस तरफ होगा। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलती हो गई हमसे, अब ये सही है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि यहाँ पर जो एमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और यहाँ पर फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों सिनेरियो में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेम है, फिर भी ऐसा होता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नहीं किया मतलब उसमें कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं CuNH3 जहाँ पर 2+ है। इस कंपाउंड में स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो एक्साइट हो जाता है 4pz ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा 4pz ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, हालांकि ऐसा दूसरे किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, ऐसा दूसरे किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं होता। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली हमने ये कंपाउंड लिया CuNH3 4+2, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे वाले ऑर्बिटल में जाने के बजाय एकदम लास्ट वाले में चला जाता है, 4pz लास्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करती थ्योरी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमको ये पता तो है कि कलर्ड कंपाउंड बनेगा कि कलरलेस कंपाउंड, यानी कलर होगा कि नहीं होगा, लेकिन कौन सा कलर होगा इसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है,
यानी कि ऐसे हम बोलें कि ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, या सिंपली दूसरे टर्म्स में बोलें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कौन सा कलर एब्जॉर्ब करके फिर रेडिएट कर रहा है उसके बारे में ये बात नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पर इसको ड्रॉबैक के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती कि किस कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, या हमको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं देती कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में कंपाउंड में क्या होता है। ठीक है, हम बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कलर होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन सा कलर होगा। तो तीसरा मेजर ड्रॉबैक ये था। चौथे ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। थर्मोडायनेमिकली जो है कंपाउंड स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये और साथ ही साथ इसकी जो काइनेटिक्स होगी यानी कितनी जल्दी बनेगा, ये क्या चीज़ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। इसलिए ये इसके ड्रॉबैक में आ जाता है। ये थ्योरी में हमको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये थ्योरी हमको वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स भी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करती, अलग अलग नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमको समझना था इसलिए हमने आपको बता दिया था कि कार्बन नाइट्रोजन वाले डोनर साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं, ऑक्सीजन या हैलोजन वाले वीक लिगेंड्स में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है वजह, रीज़न क्या है, इसके बारे में ये थ्योरी कोई बात नहीं करती। ठीक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि जो म्यू की वैल्यू हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैलकुलेट कर रहे हैं और जो रियल लाइफ में कैलकुलेशन होती है, ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग रियल लाइफ कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मतलब सपोज कर ली यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू, जैसे मान ली यहाँ एक्स आ रही है तो यहाँ वाई वैल्यू आएगी, दोनों में अलग अलग वैल्यू आती है। एक्सपेरिमेंटली हम मैग्नेटिक मोमेंट सेम कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर किया है कंपाउंड का कैलकुलेट, यहाँ पर जैसे आया हमारे पास √15। ठीक है, अब √15 आ रहा है, ये हमारा आया है √15 आया था, ये आया था किसके थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था √n(n+2). ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो इसका कुछ और वैल्यू आती है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती, इसलिए यहाँ पर इसका ये ड्रॉबैक बनता है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन आगे चल के हमको दूसरी अलग थ्योरीज में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।